गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को लेकर के। और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन है क्या, रिएक्शन क्या होता है, फिर केमिकल रिएक्शन हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं, वर्ड इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, और फिर केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, जिनमें दो टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। अब कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक तीसरा रिएक्शन लिखा था और उस तीसरे रिएक्शन का नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के अगर रिएक्शन की हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन का मतलब क्या होता है? किसी एक को उसकी जगह से हटा करके और दूसरे का आ जाना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ जाननी होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही ये बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो क्या बोला गया कि व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट देन it's called displacement रिएक्शन। हो सकता है कुछ जो मेटल होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो जब हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करें लेस रिएक्टिव मेटल को, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स का मतलब है यहाँ पर आपका हाईली रिएक्टिव मेटल से भी मतलब होता है, या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली GHLY हाईली रिएक्टिव। और जो है लेस रिएक्टिव का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव, जिसे अगर हम बोले तो बहुत कम क्रियाशील। हाईली रिएक्टिव को हिंदी में बोलते हैं अधिक क्रियाशील, जो बहुत क्रियाशील हों। और लीस्ट रिएक्टिव को बोलते हैं कम क्रियाशील। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो अधिक क्रियाशील होता है तो जो अत्यधिक क्रियाशील होता है वो क्या करता है? कम क्रियाशील को उसकी जगह से हटा देता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मान लीजिए कि दो बच्चे हों और उनके बीच में विवाद हो गया हो, तो ये आप जानते हैं कि जो बच्चा ज़्यादा मजबूत होगा वो कमज़ोर वाले को पीट देगा, मार देगा, अच्छे से धुन देगा बढ़िया से, और वो बेचारा भाग चलेगा। क्या करेगा? या हो सकता है कि जो कमज़ोर है उसके साथ दो चार और हों, उसको पावर भर रहे हों। हो ही सकता है कि पावर दे रहे हो तो वो बढ़िया कूद रहा हो, और जब पिटाई शुरू हो तो वो चारों पहले भाग जाएं, तो उसमें भी पिटाई उसी की हो जाएगी।
तो यहाँ पर बात हो रही है कि हाईली रिएक्टिव, तो रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है। इसका मैंने पीपीटी आपको प्रोवाइड कराए देते हैं। देखते हैं, मैंने बनाया है एक पीपीटी, उसमें से आपको दिखाई दे रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज। पहले देख लीजिए सीरियल नंबर, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इसी ऑर्डर से इसमें लिथियम नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जब वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाती है तो वहाँ पर लिथियम को प्रेजेंट किया जाता है और वो हायर क्लासेस की बातें हैं। आपको 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है रिएक्टिविटी सीरीज़ को, और इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको याद करना है क्योंकि ये जिस सीक्वेंस से है उसी सीक्वेंस से हैं। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, अप टू डाउन चलने पर रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी तो उसे देखेंगे। सबसे पहले रिएक्टिविटी पे फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका, पोटेशियम है, फिर बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ और पीपीटी में भी प्रोवाइड कराया है मैंने कि इनको ध्यान से देखिएगा। जिंक के बाद आपका आयरन है, फिर निकिल है, निकिल है, फिर टिन है, लेड है, हाइड्रोजन। ध्यान देंगे हाइड्रोजन के ऊपर जो हैं वो जर्नली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये माना गया। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही बेस माना गया, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो माना जाता है 0 के उसमें होता है। फिर हाइड्रोजन के बाद आपका कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है और गोल्ड है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि अगर हम दूसरे में चलें, पहले वाले में आपको मिलेगा कि पोटेशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, फिर सोडियम है। तो एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि सोडियम तो अगर देखें तो लिथियम ये सबसे ऊपर रहेगा। जब हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर के चलेंगे तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में ये टॉप मोस्ट पे रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर लिथियम के बाद आपका पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद बेरियम है, फिर कैल्शियम है और उसके बाद सोडियम आपको मिल रहा है। तो बोलेंगे कि सर लिथियम के बाद ही सोडियम आता है, तो इसको तो ऊपर होना चाहिए यहाँ पर, क्यों नहीं है? तो क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होता है पोटेशियम और सोडियम के, तो इसलिए इसको क्या किया गया है, इस शेप में किया गया है। तो इसे आपको याद रखना है क्योंकि अब मैं जो एग्जाम्पल देने वाला हूँ उन एग्जाम्पल्स में ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है कि जो हाईली रिएक्टिव है, मीन्स जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो नीचे हाइड्रोजन से ऊपर जैसे हैं। जो मान लीजिए कि अगर आपको रिएक्शन दिया गया, अगर आपको रिएक्शन दिया गया मान लीजिए कि मैंने रिएक्शन दिया, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड प्लस Na, तो क्या ये होगा? तो अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं मालूम है तो आप बोल देंगे कि सर यहाँ पर NaCl होगा और पोटेशियम बाहर हो जाएगा और आप यहीं पर क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो यहाँ पर यह डिस्प्लेसमेंट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन सोडियम, तो ये रिएक्शन नहीं होगा और हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि ये किराए पे हम लोग क्या करेंगे, पानी फेर देंगे। तो इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। अभी नहीं पता चला आप लोग बोल दो कि सर ने ही तो लिखा है और फिर। तो अब देखते हैं जिंक प्लस H2SO4 क्या यहाँ पर होगा? जी हाँ, जरूर होगा, क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर था। तो क्या बन जाएगा आपका, जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हो NaOH, नंबर ऑफ 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम, तो यहाँ क्या बनेगा 2KOH
+2 यानी पोटेशियम ज़्यादा मजबूत है, सोडियम को भगा देगा। मान लेते हैं कॉपर सल्फेट है, आयरन का रिएक्शन करा दिया। ये आपके बुक में भी एग्जाम्पल में ही है। तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर बाहर हो जाएगा सॉलिड रूप में। तो ये चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं Al2O3 प्लस कैल्शियम, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। नंबर ऑफ मोल्स 3 ले लेते हैं। और एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। उन एग्जाम्पल्स में आपको यही देखना है कि जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर होंगे वो पहले होंगे और जो बाद में होंगे वो डिस्प्लेस करना है। माने ऊपर वाले ही नीचे वालों को डिस्प्लेस करेंगे, नीचे वाले ऊपर वालों को नहीं करेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 + Cu कॉपर। अब सोचिए रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आपने देखा होगा तो यहां आप बोल सकते हैं CuNO3 का होल ट्वाइस + Ag, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें 2 करना पड़ेगा क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। तो 2Ag सॉलिड हो जाएगा और ये एक्वस हो जाएगा। फिर मान लेते हैं NaNO3 + K डिस्प्लेस कर देगा पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा और सोडियम बाहर हो जाएगा। फिर और देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट + प्लेटिनम, नो रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट + गोल्ड, नो रिएक्शन। तो क्यों, रीजन क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा कि सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन प्लेटिनम एंड गोल्ड। ये रीजन आप लिख सकते हैं कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सिल्वर है वो प्लेटिनम और गोल्ड से क्या है, हाईली रिएक्टिव है, इसलिए नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ और एलिमेंट्स की। मान लेते हैं जिंक सल्फेट है ZnSO4 + कॉपर, यहां पर भी नो रिएक्शन होगा। लेकिन अगर यहीं पर CuSO4 हो जाए और जिंक आ जाए तो जिंक कहेगा कॉपर को भगो तुम, मैं जुड़ता हूं, तुम्हारी क्या पावर है। तो कॉपर बेचारा अपना जिंक के साथ जो दोस्ती सल्फेट के साथ थी छोड़ छाड़ भाग जाएगा। ठीक है, जैसे पुलिस के आने पर चोर भागना शुरू हो जाते हैं वैसे ही कॉपर क्या करेगा, छोड़ के भाग जाएगा, नहीं चाहिए मुझे दोस्ती, जा रहा हूं मैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अब बात आती है एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। यहां पर तो हमने एक विस्थापन पढ़ा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा। यहां आप देख रहे होंगे कि एक साइड में सिंगल एलिमेंट है और एक साइड कंपाउंड है, लेकिन उस कंपाउंड पर भी वो सिंगल एलिमेंट भारी पड़ रहा है और डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करने के बाद वो स्टेबल हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखे हैं इसी तरह से, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को आप करिएगा। अब बात आती है जो अपना चौथा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन
विस्थापन। नाम से ही पता चल रहा है डबल, और डबल का मतलब क्या होता है? दो। डबल का मतलब ही है कि दो। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापित करें तो जब दो कंपाउंड हो और दोनों अपने आयनों को एक्सचेंज करें, क्योंकि यहाँ पर अब कंपाउंड की बात हो रही है तो केटायंस और एनायंस होने ही होने हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक केवल एलिमेंट था और दो जो कंपाउंड में उसमें सिंगल कंपाउंड था जिसमें केटायन एनायंस बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों कंपाउंड हैं और दोनों कंपाउंड क्या करेंगे, अपने अपने आयनों को बदल लेंगे। मान लेते हैं कि ये सामने टेबल रखी हुई है, एक और टेबल यहीं पर आ जाए, और जब कभी कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि टेस्ट होना होता है, क्लास टेस्ट हो या टेस्ट होना हो, तो आदमी क्या कोशिश करता है, टेस्ट होना हो तो कोशिश करता है कि जो होशियार हो उसी के बगल में बैठें। कैसा है कि कोई सोचे कि नहीं हमसे जिससे कम बनता है हम उसके पास बैठ जाएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आदमी क्या सोचता है कि जो ज़्यादा होशियार हो हमसे, हम उसी के पास बैठ करके और क्या करें, बैठ करके और उसके पास से कुछ अपना एक्सचेंज कर लें। जब बने पेपर हमसे तो, या उससे बन रहा हो हमसे बन रहा हो, तो हम उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। पेपर एक्सचेंज नहीं करते, मीन्स देख लेते हैं, नहीं कि पेपर आप एक्सचेंज कर लेंगे और एक्सचेंज करके कर लेंगे। उसी का थोड़ा सा देख करके, हो सकता है उसका गलत हो रहा हो तो उसे बता दें, या उसका सही हो रहा हो तो सही कर लें। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे अगर हमसे होशियार है तो ये मान लेते हैं कि वो जो कर रहा है सब सही कर रहा है, और सही के चक्कर में उसका ही लिख करके गलत कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस है। टू टाइप्स के सब्सटेंस होंगे, when two or more than two substance oblique compound are exchange of its element in chemical reaction, then it's called double displacement reaction। और दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, when two aqueous solution sharing its ions with other aqueous solution, then it's called double displacement reaction। मीन्स क्या होगा कि जब एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, अब कैसे हो, टू एक्वस सोल्यूशन हो या टू सब्सटेंस कंपाउंड, और इनका नेचर कैसा होना चाहिए टू सब्सटेंस या कंपाउंड का। तो यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो सब्सटेंस या कंपाउंड कैसे होने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा कि उनका कैरेक्टर होना चाहिए आयोनिक। आयोनिक क्योंकि यहाँ पर आयंस लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ इट्स एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स कैसे होंगे, आयन कंटेनिंग एलिमेंट्स होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने दूसरी लिखी जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ इट्स आयन, या शेयरिंग कर लें, बांट लें। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड
एक्वस मीडियम, सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस मीडियम, फॉर्मेशन हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट एंड सोडियम नाइट्रेट एक्वस। और ये क्या हो गया, प्रिसिपिटेट है मीन्स इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Ag पॉजिटिव, NO3 निगेटिव, सोडियम नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो गए और फॉर्मेशन हो गया AgCl, सॉलिड स्टेट में आ गया, और NaNO3। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, AgCl प्लस BaSO4, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर सल्फेट Ag2SO4 प्लस BaCl2। तो इस तरह से BaCl2 प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ये एक्वस मीडियम में आ जाएगा। नया एग्जाम्पल देखते हैं, फेरस सल्फेट का सल्फ्यूरिक एसिड से, आयरन सल्फेट प्लस H2SO4। कैसा होना चाहिए H2SO4, तो डाइल्यूट होना चाहिए। तो क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा और H2S बनेगा। हाँ, यही बनेगा। फेरस सल्फेट एक्वस हो जाएगा, H2SO4 गैस होकर के H2S निकल जाएगी। तो इस तरह से क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन हमने करा दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा, तो आप बोल सकते हैं कि सर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा AlOH का होल थ्राइस, और अमोनियम क्लोराइड बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स AlOH3, AlCl3, AlOH का होल थ्राइस 3NH4Cl। फिर और देखते हैं BaCl2 प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, तो क्या बन जाएगा, BaNO3 का होल थ्राइस, BaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NaCl, नंबर ऑफ मोल्स 2 कर दिए। तो इस तरह से क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शंस होते हैं। कुछ और इसी तरह से आप देख सकते हैं और रिएक्शंस कर सकते हैं, जिनमें से आ जाए कॉपर सल्फेट को ले लो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो। यहाँ पर आपने क्या लिया था, आयरन सल्फाइड एल्युमिनियम क्लोराइड लिया था। अगर मान लीजिए कॉपर सल्फेट लेते हैं, इनको भी ब्रेक करना हो, तो यहाँ पर क्या टूटेगा, मान लीजिए AlCl3 को आप तोड़ रहे हैं, तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, 3Cl निगेटिव, अमोनियम पॉजिटिव, OH निगेटिव। तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास ही जाता है, वही हुआ है। बेरियम क्लोराइड का देखोगे BaCl2, तो BaCl2 को अगर ब्रेक करते हैं तो क्या बनेगा, Ba2 पॉजिटिव, 2Cl निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, NO3 निगेटिव। बेरियम किसके पास, NO3 के पास, NaCl के पास, और बनेगा वही बना हुआ है। फिर देखते हैं एक एग्जाम्पल, CuSO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो CuOH का होल ट्वाइस और NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। तो नंबर ऑफ मोल्स 2 कर लेते हैं। यहाँ पर कॉपर आपका 2 पॉजिटिव, SO4 2 निगेटिव, अमोनियम पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड निगेटिव, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये हुआ और एक्सचेंज ऑफ आयंस के बाद ये कंपाउंड बन गए। तो इस तरह से
ये रिएक्शन आपकी हो गई। तो आज हम लोगों ने 2 रिएक्शंस पढ़े, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के लास्ट के जो 3 टॉपिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें स्टडी करेंगे, जिनमें एक आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसका कि हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजेस है, और उसके बाद कोरोजन है और रेंसिडिटी है। ये तीनों ही डेली लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन लेक्चर्स को मिस ना करिएगा। और तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।